मेरे जेई एस्पिरेंट्स, तो तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी। तो उसी तैयारी के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजे गए थे जो कि रिलेटेड थे मोस्टली ऑर्गेनिक के पार्ट से और कुछ इनऑर्गेनिक के पार्ट से, और एक आधा बाई चांस कोई फिजिकल होगा होगा तो वो देख लेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, बहुत ध्यान से इन सॉल्यूशंस को देखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम पैक्ड विद सिलिका जेल एज स्टेशनरी फेज वाज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बेंजेनालाइड, एनिलीन और एसिटोफेनॉन। फिर इसके बाद था व्हेन द कॉलम इज इल्यूटेड विद अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हेक्सेन इथाइल एसिटेट द सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेन कंपाउंड। देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हमारे पास 3 कंपाउंड लिए हैं, बेंजेनालाइड, एनिलीन और एसिटोफेनॉन। इन्हें हमने क्रोमेटोग्राफी कराने के लिए हमने सिलिका जेल लगाया, स्टेशनरी फेज हमने रखा, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो है किसका, हेक्सेन का और इथाइल एसिटेट का। हेक्सेन है 20 और इथाइल एसिटेट का रेशो है बाय 80। ठीक है, तो हमें पहली बात तो हमें सॉल्वेंट से क्या समझ आ रहा है, देखो सॉल्वेंट में मेरे पास 80 वाला पार्ट किसका है, इथाइल एसिटेट का। तो अगर मेरे पास इथाइल एसिटेट का पार्ट ज़्यादा है, इथाइल एसिटेट कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर, पोलर होता है। हेक्सेन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो मेरे पास पोलर पार्ट का कंटेंट ज़्यादा है। तो अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, यहाँ पर देखो मैंने तीनों के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ए पार्ट वॉज बेंजेनालाइड, ठीक है, दिस इज बेंजेनालाइड, दिस इज एनिलीन, और ये जो है मेरे पास ये क्या है, ये है हमारे पास एसिटोफेनॉन। ठीक है, अब क्या है मेरे पास ये तीनों कंपाउंड्स में से सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा। देखो पोलैरिटी आप कैसे देखोगे, पोलैरिटी का मतलब कितना माइनस या प्लस आता है, दैट इज पोलैरिटी। तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ, इस वाले कंपाउंड के इसमें, ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पे O पे माइनस चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, C पे हम प्लस चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पोलर है। अगर मैं NH2 पर आऊँ, एनिलीन, तो इसमें पोलैरिटी यहाँ पे क्या है, कम है, क्योंकि मैं यहाँ पे चार्जेस को स्प्लिट नहीं कर सकती। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैम ये वाला जो कंपाउंड है इसमें भी आप चार्जेस को स्प्लिट कर सकते हो, C पे आ गया प्लस, O पे आ गया माइनस, तो ये भी पोलर ज़्यादा होना चाहिए। पर इस केस में साथ में कौन सा ग्रुप लग रहा है, अमोनिया वाला NH ग्रुप लग रहा है हमारे पास, जिसके पास है लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएंगे, और जब वो लोन पेयर कार्बन के पास आएंगे, जैसे कि आपको एरो के साथ दिख भी रहा होगा, तो कार्बन के पास आते ही वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देंगे, और उस शिफ्टिंग की वजह से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा रिड्यूस। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ हमारे पास, सबसे ज़्यादा हो गया हमारे पास कौन, एसिटोफेनॉन। उसके बाद आएगा कौन, बेंजेनालाइड, क्योंकि इसमें चार्ज फिर भी स्प्लिट हो पा रहा है, भले ही जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्प्लिट तो हो रहा है। एनिलीन पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पोलर होगा हमारे पास कौन, C यानी कि एसिटोफेनॉन, फिर उसके बाद आएगा कौन, A यानी कि बेंजेनालाइड, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास एनिलीन यानी कि आपका B। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको वो क्वेश्चन दूसरे किसी और तरीके से भी समझा सकती हूँ। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग ईस्टर्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स रखे हैं, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सबसे इजीली किसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो सकता है। पहले तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम अटैक कराएंगे OH माइनस के साथ। अब OH माइनस कौन है हमारा, OH माइनस है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कौन होती है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो गई वो स्पीशीज जो कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक करना चाहेगी। तो न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस कहाँ पे जाके अटैक आसानी से करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर एक बात लिखी है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी कार्बोनाइल पे, जितना ज़्यादा वहाँ पर फिर क्या होगा, अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आप कैसे बताओगे, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग, क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बढ़ाता है किसको,
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और अटैक ऑफ OH माइनस ग्रुप को भी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यानी OH माइनस ग्रुप का अटैक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन वाले कंपाउंड्स में देखें, देखो सबसे पहला कंपाउंड जो मेरे को दिख रहा है, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में ही अरेंज करके लिखा हुआ आंसर में ये, तो फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास इसमें हमें क्या दिख रहा है, NO2 ग्रुप दिख रहा है ये आप लोगों को। ये NO2 ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये NO2 ग्रुप एक्ट करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, और इसी वजह से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे OH माइनस सबसे आसानी से किस पे अटैक करेगा, NO2 पे। देखो अगर आप देखो तो सारे ग्रुप में ये वाला पार्ट, यहाँ तक का पार्ट, ये सब सेम है, बेंजीन रिंग और CO C2H5 सब में लगा हुआ है। फर्क किसका है, एक में NO2 है, एक में Cl है, एक में OCH3 है, एक में कुछ भी नहीं है। अब इन ग्रुप से हमें क्या समझ आ रहा है, देखो जहाँ पे NO2 है मतलब कि यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास -I है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और साथ में -R भी लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे Cl है, Cl में हमारे पास क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा है और +R लग रहा है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी। ठीक है, इस वाले ग्रुप में हमारे पास कुछ भी नहीं लग रहा, कोई सा माइनस का इफेक्ट नहीं लग रहा है। लास्ट वाले ग्रुप में हमारे पास क्या लग रहा है, देखो इस वाले ग्रुप में हमारे पास लग रहा है +R और -I। तो अगर मैं देखूं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींच पा रहे हैं हम, फर्स्ट वाले कंपाउंड से, क्योंकि उसमें -I -R दोनों लग रहे हैं। सेकेंड वाले कंपाउंड से हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं थ्रू -I, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। लास्ट वाले में हमने क्या लगाया, +R भी लगा दिया। अब +R मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, क्योंकि इंडक्टिव से ज़्यादा वजूद किसका होता है, हमने 3 ग्रुप देखे हैं हमेशा। ठीक है, ये GOC का क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल था। 3 ग्रुप, 3 चीज़ें देखते हैं हम, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या इंडक्टिव होता है, या रेजोनेंस होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये वाला चीज़ें थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूँ, तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि मैं अभी ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को इतना आइडिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस ये किस तरीके से काम करते हैं। इफ़ आप इन पे और क्लियरिटी चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फिल करनी है। आपको मैंने बताया था 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपको स्कोरिंग पार्ट तक ले जाएंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा अटैम्प्ट करना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Fe3+ इन SCN-। हमारे पास देखो 2 लिगेंड है, एक है SCN-, एक है CN- लिगेंड। अब जो डिफरेंस है इनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स में, बोहर मैग्नेटॉन्स के अंदर, यूनिट भी दे रखी है हमें, तो ये हमें नियरेस्ट इंटीजर तक बतानी है। मतलब कि हमारे पास Fe3+ के ही 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक में हमने लिगेंड लगाया SCN-, दूसरे में लिगेंड हमने लगाया CN-। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे बेसिकली हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारे को बोहर मैग्नेटॉन्स में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट के डिफरेंस को हमें क्या करना है, बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये सॉल्व किया हुआ है, देखो मैंने, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे पता है Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 एटॉमिक नंबर लिखा हमने। अब 26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, दैट इज आर्गन 18 4s2 3d6। Fe3+ बनाना है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मेंशन था Fe3+ चाहिए, तो Fe3+ मैंने लिखा। अब मुझे पता है Fe3+ का मतलब क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम एलिमिनेट करेंगे। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे S के इलेक्ट्रॉन्स, फिर निकालेंगे हम बचा हुआ D का इलेक्ट्रॉन। तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गया, D में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचे हमारे पास, D5 कॉन्फ़िगरेशन बच गया, एज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे पास 2 तरह के लिगेंड है, एक है SCN-, दूसरा है CN-। दोनों में कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं। SCN- के अंदर जब मैंने देखा तो वो था वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होगा मतलब पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगल सिंगल सारे मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए। अब मुझे निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2। ऐसा यूज़ करके मैंने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो SCN- वाले केस में वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने फिल कर दिया 5 × 5 + 2
ठीक है, एन की वैल्यू फिल कर दी, आंसर आ गया √35, जिसको हमने न्यूमेरिक वैल्यू में निकाल लिया, दैट इज 5.91। अब आते हैं CN- वाले पे। CN- वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तुम्हें पता है 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग, CO, CN, NH3 और EN, है ना। EN मतलब इथाइलिन डायामाइन। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराई, पेयरिंग करी, एक रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। उस वैल्यू के साथ हमने फॉर्मूला वही सेम लगाया हुआ, √n × n+1, तो 1 × 1+2, म्यू की वैल्यू हो गई √3। फिर इसको नंबर में निकाल दिया सॉल्व करके रूट को, तो 1.732। अब देखो यहाँ आती है जो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि ये गलती तुम नहीं मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते कि हमसे बोला है नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू देंगे। हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट माइनस करके 4.13 या जो भी वैल्यू आ रही है हम वो लिखाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा गलत। डिफरेंस इन इंटीजर ही बताना है हमें, क्योंकि इंटीजर में ही पूछा था, तो डिफरेंस विल बी 4 ओनली। तो ये वाली चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे नहीं हवा में क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल गए, ठीक है। तो आंसर विल बी 4, नॉट 4 पॉइंट समथिंग। पॉइंट में हमें देना ही नहीं, हमको बोला इंटीजर वैल्यू दो तो हम इंटीजर देंगे, हमें डेसिमल वैल्यू बोली ही नहीं गई है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन, क्या होता है एक्सेसिव रिलीज से। तो हमारे पास क्या थे ऑप्शन? ग्लोबल वार्मिंग, पोलर वॉर्टेक्स, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। अब पहले एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि CO2 के बढ़ जाने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि CO2 एक लेयर बना लेती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है और उसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यही पढ़ा है हमने। अब पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? तो पोलर वॉर्टेक्स का डेफिनेशन मैंने लिखा भी, क्योंकि कुछ अनोखी सी चीज़ है तो पता रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे एरिया जिसमें लो प्रेशर और कोल्ड एयर रहती है अर्थ के पोल्स के पास, मतलब जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ पोल्स पर क्या होता है, कुछ बहुत बड़े बड़े एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत लो प्रेशर जोन रहती है और वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं रहती है, दैट इज पोलर वॉर्टेक्स। तो ऐसा तो कुछ भी होता ही नहीं CO2 की वजह से। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन में डिप्लीशन में कौन सी गैस का रोल होता है? CO2 का रोल है कि कहीं से कहीं तक भी? हमें लगेगा, पता नहीं क्यों दिमाग में शायद किसी ना किसी के आ सकता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। ओजोन का डिप्लीशन किस गैस की वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, स्मॉग फॉर्मेशन में भी आपको लग सकता है कि भाई ये हो सकता है, लेकिन स्मॉग फॉर्मेशन में भी नहीं होगा, क्योंकि स्मॉग फॉर्मेशन कैसे होता है? स्मोक और वाटर के कॉम्बिनेशन से स्मॉग फॉर्मेशन होता है, उसमें भी CO2 का कहीं से कहीं तक कोई भी रोल नहीं है। तो ओनली आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, हमें इसमें प्रोडक्ट बताना है। अब देखो इसमें सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू डू इफ़ आपको रिएजेंट्स की नॉलेज है तो। अब मुझे देखते ही यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, अभी पहले तो मुझे भी बताना। देखो क्वेश्चंस को मेरा मानो तो अगर पहले वाले नहीं भी किए तो अभी भी ट्राई करो कि पहले इन्हें खुद सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को देखो। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है। हमें फर्स्ट में KOT का मतलब क्या होता है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड समझते हो कि O है, उसके साथ एक कार्बन, फिर यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, सेम अलग यहाँ पर भी CH3 अटैच्ड है और यहाँ भी CH3 अटैच्ड है। सॉरी माई राइटिंग इज कमिंग एज वेरी हॉरेबल राइट नाउ। हाँ, तो ये हमें समझ आ गया था। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या है? बहुत ही बल्की कंपाउंड है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जहाँ पर भी आ जाए बहुत बल्की है, तो हर जगह नहीं घुस सकता। ये हमेशा वहाँ घुसेगा जहाँ पर जगह अच्छी सारी होगी, ठीक है। उसके साथ हमने हीट करा है। तुम्हें कुछ याद है ऐसा? हीट विद KOH क्या होता था ऐसा अगर होता था तो? इस टाइप का देखा है ना, या हमने यहाँ पर OCH3 भी देखा है। तो ये एक तरीके का बेस है जो कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है? बेस। इसके साथ हमने हीट करा है। तो अल्कोहलिक KOH याद है कभी यूज़ करते थे हम लोग, है ना। तो अल्कोहलिक KOH क्या है? ये एक तरीके का अल्कोहलिक KOH ही तो है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो इसका मेरे पास क्या होगा? कोई ना कोई अल्कोहल होगा, उसके साथ KOH डालेंगे तो यही कंपाउंड मिलेगा। तो हमने इसके साथ हीट कर रहे हैं,
तो दैट मीन्स यहाँ पहले स्टेप में तो क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए और हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या दिख रहा है, O3 और साथ में H2O2। तो इस केस में क्या होगा, रिडक्शन, सॉरी इस केस में क्या होगा, ओजोनॉइड फॉर्मेशन होगा, ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगी, पड़ी है बहुत जगह। O3 तो जब दिख जाए ध्यान में लगा ही लेना कि भाई ओजोनोलिसिस हो सकता है, यहाँ पर ओजोनोलिसिस होगा। अब इसमें साथ में जिंक नहीं दे रखा है, जिंक नहीं दे रखा है, इसका मतलब कैसा ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा कंपाउंड का। तो अभी आंसर देखें ज़रा कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बेस है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा। फिर उसके बाद इसने जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा तो H जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो है ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इजीली एलिमिनेशन हो सकता है। अब इसके बाद हमें मिल गया यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कंपाउंड। अब एक बात यहाँ पे हम गलती क्या कर सकते हैं, मोस्टली बच्चे अगर इतना समझ भी जाओगे कि ये बेस है, तब भी आप गलती क्या कर सकते हो कि आप इस वाले H को यहाँ से बाहर निकाल के और आप लोग क्या करोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे यहाँ पर, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक ऐसे ही खाती है ऑर्गेनिक, हमें लगता है हमें आता है, हम कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स कम लगा देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि एक बल्की कंपाउंड है, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस से घिरा हुआ है। यहाँ पर CH3 ग्रुप आ रहा है जिसके हाइड्रोजन इस तरीके से खिले हुए होंगे पूरे सब जगह पे। ठीक है, सही है बात यहाँ तक। अब क्या होगा, इस कंपाउंड से मुझे ये वाला कंपाउंड मिल गया, डबल बॉन्ड समझ पा रहे हो कि यहाँ पर ही क्यों बनाया हमने, सेंटर में नहीं बनाया। सेटजेफ के हिसाब से सेंटर में आना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बना सकते, हमारा बेस ही नहीं है ऐसा जो प्रोटॉन ले ले सेंटर में से। ठीक है, फिर हमने डाला O3 विद H2O2, तो हमें क्या मिला, देखो ओजोनोलिसिस करा। ओजोनोलिसिस में सिंपल सा एक तरीका हम लोगों ने मतलब सीखा हुआ है, तुम लोगों ने भी ट्रिक सीखी हुई होगी, नहीं सीखी हुई होगी तो देखो मैं सिखा देती हूँ तुम लोगों को। ट्रिक इज, डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ो और डबल बॉन्ड O दोनों साइड से जोड़ दो। इस CH के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ा, CHO बन गया। इसके साथ भी डबल बॉन्ड O जोड़ा, ये भी क्या बन गया, CHO बन गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, फर्दर ये मिल गया। अब क्योंकि मैंने जिंक नहीं डाला हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बना दिया COH। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हमारे को मिल गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि हमारे पास CH3N और यहाँ पर मतलब ये हमें कंपाउंड दे रखा है और हमें NaBH4 दे रखा है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो NaBH4 क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है कार्बोनाइल ग्रुप को भी और इमाइन ग्रुप को भी। इमाइन ग्रुप कौन सा होता है, देखो जब हमारे साथ N के साथ डबल बॉन्ड आ रहा होता है, एल्काइल जोड़ रखा है, अमाइन है, ठीक है, अमाइन में अगर N के साथ डबल बॉन्ड भी आ जाए तो उसे हम इमाइन ग्रुप बोलते हैं। तो ये इमाइन ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। इमाइन ग्रुप को रिड्यूस करने का मतलब जो डबल बॉन्ड है उसे रिड्यूस कर देगा और क्या बन जाएगा, ये अमाइन बन जाएगा। तो देखो इसने दो काम किए, क्या, एक तो ये C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप, इसको रिड्यूस करके क्या बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल, यही बनता है ना। NaBH4 क्या करता है, कार्बोनाइल यानी कीटोन अगर कोई भी होगा तो उसे रिड्यूस करके बना देता है अल्कोहल। ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है अगर कोई भी होगा तो उसे रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन। ठीक है, तो इधर लग गया CH, इधर आ गया NH और कंपाउंड होगा ये वाला। ठीक, सही है। तो मतलब विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, अगर हम देखें तो CH3NH और साथ में OH, आई थिंक सो D ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ, हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, CH3 का होल थ्राइस, CH का होल ट्वाइस, CH3 CH2। तो इन्हें हमने बेंजाइल या अनसैचुरेटेड ग्रुप में अटैच करा और हमसे पूछ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। देखो सेम GOC पे फिर आ गया क्वेश्चन, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, मैंने अपनी उपज से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, सारे क्वेश्चंस आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, 11th क्लास में पढ़ लेते हो इसे ऑर्गेनिक शुरू करते ही।
कि अब आपको पता है टर्शरी वाला जो होगा उसमें हमने देखा है ना सबसे ज़्यादा प्लस आई लगता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगता है, तो किसी के साथ जोड़ दो, लगेगा तो सबसे ज़्यादा उसी के अंदर ही, तो अभी भी इसी के अंदर ही लगेगा। तो हमारे पास हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से ऐसे ही बता दो। मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए सही, कहाँ मर गया, बी वाला, ठीक है, कि CH3 का होल थ्राइस फिर CH3 का होल ट्वाइस, मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें क्या दे रखे हैं, 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, एक भी रिएक्शन गलत हुआ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट C है वो कौन सा होगा, हमें सिर्फ उस वाले प्रोडक्ट को बताना है। तो देखो सबसे पहले टोलुइन है, मैंने रिएक्शंस करी हुई हैं यहाँ पर पूरा। टोलुइन में KMnO4 डाला, कौन सी रिएक्शन है ये वो रिएक्शन है जिससे हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। हमेशा कोई सा भी कितना ही एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो हमेशा मिलेगा बेंजोइक एसिड, तो A पार्ट विल बी बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड में हमने डाला SOCl2, तो हमें पता है क्या होगा, OH हटेगा, ठीक है, और OH हट के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, लगा दिया Cl, B मिल गया हमें। C रिएक्शन का नाम बता दो, चलो कमेंट सेक्शन में मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे रिएक्शन का नाम बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, H2/PD विद BaSO4। चैप्टर भी बताती हूँ चलो तुम्हें, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा ये, मुझे रिएक्शन का नाम बताओ कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएजेंट से क्या होता है, इससे हमें सीधा क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। तो C हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, बेंजल्डिहाइड है। कुछ बच्चे इसे गलत कर सकते हैं, लास्ट वाली रिएक्शन ही ये मेजर रिएक्शन है जो इस क्वेश्चन को गलत कराने में आपका योगदान देगी, या फिर फर्स्ट वाली SOCl2 तो मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग डाल ही देंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कपलिंग ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद 1 नेप्थॉल इन एल्कलाइन मीडियम विल गिव। सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और 1 नेप्थॉल है। तो देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होती है कुछ इस तरीके की, ये है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, पता है ना, बेंजीन साथ में डायजो मतलब N2 और फिर क्लोराइड यानी Cl। ये मेरे पास कौन है, ये है हमारे पास 1 नेप्थॉल। 1 नेप्थॉल मतलब नैप्थलीन होती है, नैप्थलीन में क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, दिस इज नोन एज फर्स्ट पोजीशन, जो हमारे पास जिस पोजीशन पे OH लगा हुआ है, इस पोजीशन से हमने क्या करा, OH अटैच कर दिया। अब होगा क्या, हमें पता है रिएक्शन डायजो जो भी होती हैं, जो भी डाई बनती है उसमें होता क्या है, ये N2Cl का Cl एक H एब्स्ट्रैक्ट करता है हमारा जो भी हमारे साथ में ग्रुप लगा उसमें से। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ से ये Cl और ये वाला H क्यों, क्योंकि दिस H इज़ द मोस्ट एसिडिक H, ये इस OH के ऑपोजिट पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये Cl और ये H निकल गए, HCl बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, ये, क्योंकि N2 कहाँ से आगे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई क्या, आपकी डाई, जो हमें जिसका हमें प्रोडक्ट दिखाना था, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड डाउट है या इनसे रिलेटेड किसी टॉपिक में डाउट है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी क्वेश्चंस में अभी कवर हुए हैं, होप सो आप लोग कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, वो लोग भी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।